Hello everyone, welcome to Plus Concept. Today we will discuss the money market instrument which is very important for any मेंस examinations. आपको किसी भी मेंस के एग्जामिनेशन में, चाहे वो आरआरबी पीओ के मेंस में हो, आईबीपीएस पीओ के मेंस में हो या फिर कलर के मेंस में हो, वो आपको मनी मार्केट से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ये जो सारा टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस देखने को 100% मिल सकते हैं। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सीडी क्या है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है और बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। दोनों का जब डिफिनेशन में जाओगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, पर इसमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये जो सारा है, कॉल मनी हो गया, टर्म मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, इसमें से डिफिनेशन में आपको इन दोनों के जो पीरियड का जो डिफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे जो कन्फ्यूजन पॉइंट है ना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है, ये आपको बहुत सारे एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूज़ करता है। तो ये भी इस तरीके से बता दूंगा जिससे आपको इसके बाद डाउट नहीं रहेगा। और जैसा कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ना, तो आपने सुना होगा कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो क्या किया है, जो WMA का जो लिमिट है वो क्या किया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह के न्यूज़ आप सुने होंगे। तो आपको उस तरह का कुछ अमाउंट्स है, जैसे कि मान लो कुछ अमाउंट्स इंक्रीज़ किया है, तो उसे भी आपको करंट अफेयर्स में याद करने होते हैं। ठीक है, तो वो तभी याद होगा ना जब आपको पता होगा कि WMA होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग ट्रेजरी बिल्स जो होता है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारा जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये हम लोग अच्छे से बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। और जो भी आपको इस वीडियो में जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और इससे पहले जितना भी इस टॉपिक में आपको डाउट हुआ होगा, इस वीडियो के बाद आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और एक क्वेश्चन आपको हमेशा ये आता है, अगर आपसे ये पूछता है कि हु रेगुलेट या फिर हु मॉनिटर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, RBI। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि हु रेगुलेट कैपिटल मार्केट, तो क्या होगा आंसर आपका, सेबी होगा। सेबी मतलब क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ की जो कि शेयर मार्केट का लेन देन होता है, मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसका रेगुलेटरी बॉडी है ये सेबी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर हो गया, दोनों का हेडक्वार्टर जो हो गया ये क्या है, मुंबई में हेडक्वार्टर इस दोनों का। ठीक है, तो मेन आप क्या है कि कैपिटल मार्केट जो है उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, RBI करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आगे देखते हैं, एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्या क्या है। सबसे पहले रेपो रेट है, तो रेपो रेट है तो इसके साथ आप एक ये भी कर लो, रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट भी होता है। अब ये क्या होता है, बस आपको छोटा सा यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया बस जानना है। बाकी जी ये जो सारा चीज़ है हम लोग आगे का स्लाइड में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन उसके करेंगे। ठीक है, अब देखो रेपो रेट क्या हो गया। रेपो रेट होता है, इसका ये जो इंटरव्यू को एक क्वेश्चन बार बार आता है ये, और 70% लड़कों को या फिर एस्पिरेंट को पूछोगे ना तो इसका जो फुल फॉर्म है वो पता नहीं होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। ठीक है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है रेपो रेट का, जो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी इंटरव्यू में आ सकता है। तो रेपो रेट क्या है कि वो रेट, ठीक है, वो रेट जिस रेट से RBI क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हो गया, आप SBI ले लो या फिर PNB ले लो। ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक आप देख रहे हो, तो कुछ रेट में जब RBI क्या करता है, जब बैंक को लोन देती है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। ठीक है, अब क्या है, ठीक इसी का अपोजिट क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। जब RBI सब किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, ठीक है, तब क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। यहाँ देखो फिर से देखो, रेपो रेट क्या हो गया, जब कोई मान लो RBI लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक हो गया। ठीक है, तब क्या हो गया, रेपो रेट हो गया।
लेकिन आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, तब क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ बस आपको इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल डिस्कशन करने का कोई ये नहीं है। ठीक है, अब बैंक रेट क्या हो गया, देखो रेपो रेट हो गया, बैंक रेट क्या हो गया, बैंक रेट भी वही हो गया जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को किसी पर्टिकुलर रेट में लोन देती है। ठीक है, ये दोनों तो डिफिनेशन में सेम हो गया, जैसे कि रेपो रेट का डिफिनेशन बोला और बैंक रेट का बोला, तो दोनों तो सेम हो गया। तो डिफरेंस क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी अब ओवरऑल आइडिया ले लो। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, वो ये तब होता है जब कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई से लोन लेना होता है, तब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। ठीक है, और ये जो रेट होता है ना, ये हमेशा फिक्स होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग ये इसमें जो आरबीआई है अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग में, मतलब जब बैठक करते हैं तब ये रेट जो होता है वो तय किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना, इसका मतलब क्या है, बैंक्स नीड मनी फ्रॉम आरबीआई। ये तीनों तब होता है जब बैंकों को मनी की ज़रूरत होती है, फंड का ज़रूरत होता है, तब वो क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है। ये तीनों क्या होता है, ये जो तीनों सारा इवेंट्स है, ये कब होता है, जब किसी एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना होता है। ठीक है, मान लो एसबीआई है और एक पीएनबी है, तो एसबीआई को पीएनबी से चाहिए या फिर पीएनबी को एसबीआई से चाहिए, मतलब इंटर रिलेटेड बैंक के बीच में अगर मनी का लेन देन होता है, तब ये सारा तीनों इवेंट होता है। ठीक है, अब ये कॉल मनी, नोटिस मनी क्या है हम लोग आगे जानेंगे, बस इतना जाना है कि ये जो तीनों टर्म है ये कब इवेंट पूरा होता है, जब एक बैंकों को मनी की ज़रूरत होता है तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक के पास जाता है, अप्रोच करता है मनी के लिए। ठीक है, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कन्फ्यूजन कह सकते हो, कन्फ्यूजिंग होता है ये ज़्यादा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। ठीक है, अब यहाँ देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली क्या है, जब बैंकों को ज़रूरत होती है मनी से, ठीक है, तब क्या करती है वो बैंक किसी बिग कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाती है और लोन लेती है। उसी तरह का कमर्शियल पेपर भी क्या होता है, जब किसी कॉर्पोरेट को, मान लो जिस तरह का जो कंपनी हो गया, बड़ा कंपनी हो गया, मान लो रिलायंस को ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, तब वो क्या करेगा, टीसीएस के पास जाएगा और मनी बोरो करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, मतलब कॉर्पोरेट के बीच में अगर मनी का लेन देन होता है, मतलब लोन लिया जाता है, इफ़ रिलायंस अगर चाहिए, मतलब रिलायंस को अगर मनी की ज़रूरत है तो वो जाएगा टीसीएस के पास। ठीक है, तब यहाँ से लोन का लेन देन होगा। और इसमें क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या है, जब किसी बैंकों को, मान लो एसबीआई हो गया, ठीक है, मान लो एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा टीसीएस के पास या फिर इन्फोसिस के पास। ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, बिग कॉर्पोरेट कंपनी। ठीक है, और इन दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो मिनिमम होता है 7 डेज होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 1 साल का होता है। ठीक है, अब ये दोनों का जो इवेंट है ये तो बता दिया। अब ये तीनों का जो इवेंट है इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, इसका बस आपको फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, कैश मैनेजमेंट बिल, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, ये दो का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, वेज एंड मीन्स एडवांसेस का हम डिस्कशन करेंगे और ट्रेजरी बिल्स क्या है वो करेंगे। ठीक है, ये तीनों इवेंट कब होता है, जब देश के गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तब ये इवेंट होता है, मतलब सरकारों को पैसा लेना होता है, तो किसके जरिए लेगा, या तो WMA के जरिए लेगा या तो ट्रेजरी बिल्स के जरिए वो पैसा ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल डिस्कशन में जाते हैं। ये तो ओवरऑल आइडिया है, ये जो इसका जो पीडीएफ होगा ना, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसका जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और ये क्या है, इस तरीके बनाने का मकसद क्या है कि आपको एक लाइन में ये सब चीज़ें ना समझ में आ जाएगा कि ये जो, मान लो अगर मैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट का बात कर रहा हूँ तो ये इवेंट कब होता है, तो ये आपका दिमाग में अच्छे से एक चार्ट के, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एसबीआई हैज टेकन, देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एसबीआई हैज टेकन मनी फ्रॉम बैंक से पीएनबी। एसबीआई को पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है, तो वो क्या करता है, पीएनबी एक बैंक है जिसमें कि उससे पैसा लेता है, बट एसबीआई स्टिल वांट मोर मनी, लेकिन एसबीआई को और भी पैसे की ज़रूरत है, पर पीएनबी बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, पीएनबी कहता है कि अब तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, जितना था, मतलब जितना भी देने लायक था तो वो तो मैं दे दिया,
तब क्या करता है, SBI विल इशू CD, वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। कौन, SBI इशू करेगा। एंड रिलायंस विल परचेज, और रिलायंस क्या करेगा, उसे खरीदेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो SBI को पैसे की जरूरत हुआ तो SBI क्या करता है, एक प्रोमिसनरी नोट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या, ये सब क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज ही तो है। मतलब प्रोमिसनरी नोट से क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि मतलब वो एक कागज में वो ये लिख के देता है या फिर ये साइन करके देता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत था, मैंने लिया है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं उसे रीपेमेंट कर दूंगा। ठीक है, वही तो हो गया ना प्रोमिसनरी नोट। और आपको ये चीज़ याद रखना है, एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो प्रोमिसनरी नोट होता है ना, वो किस सेक्शन के अंदर आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस सेक्शन में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हो गया वो क्या है, इसमें कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, SBI क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या करेगा। मान लो SBI को 100 करोड़ का जरूरत है, जो कि वो चाहता है किससे लेने के लिए, रिलायंस से लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 100 करोड़ का मान लो, ठीक है, 100 करोड़ का इसे जरूरत है। तो अब ये आएगा, रिलायंस के पास आएगा, रिलायंस से ही तो लेना है। ठीक है, रिलायंस से लेना है, तो ये क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद ये क्या करेगा, रिलायंस को दे देगा। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यहाँ पे रिलायंस के लिए आ गया। ठीक है, रिलायंस के लिए आ गया। तो मान लो देखो यहाँ पे देखो, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है कितना, मिनिमम 7 डेज होगा, मैक्सिमम 1 ईयर होगा, और जो मल्टीपल होगा कितना होगा, 1 लाख एंड मल्टीपल्स होगा, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके से होगा। और RRB जो होता है, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, ये CD इशू नहीं करता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में किसी भी मेंस के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और जो मैं बोला कि प्रोमिसरी नोट जो होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किस सेक्शन में आते हैं, आपको ये याद रखना है। देखो सेक्शन 4, ये आप याद ही रख लो, सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंदर, 1881 के अंदर जो प्रोमिसरी नोट होता है ये चीज़ आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 100 करोड़ था। CD जो था, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या क्या रिलायंस को दे दिया, और ये बोलता है जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, मान लो ये कहता है कि 3 महीने का, चलो 3 महीने का, तो मान लो 90 डेज। ठीक है, 90 डेज। अब 90 डेज में क्या करता है, ये इसमें कुछ इंटरेस्ट लगेगा, मान लो 100 करोड़ ना, तो ये जब रिलायंस अब वापस, जब इसका जो मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, तो रिलायंस क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेके इसके पास जाएगा, इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या किया, इसको फिर वापस दे दिया है। तो जहाँ 100 करोड़ था तो इसमें कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, जहाँ 100 करोड़ उसे देना था तो मान लो 10% का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो क्या देगा, 110 करोड़ देगा, 110 करोड़ रिलायंस को दे देगा। तो 10 करोड़ का प्रॉफिट किसको होगा, रिलायंस को होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तभी तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में ना किसी को देगा, बैंक, मान लो बैंक को जरूरत है तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्यों देगा, ऐसा तो नहीं है, वो हेल्प करेगा, इसे भी तो फायदा चाहिए रिलायंस को। तो वो क्या करेगा, इसमें से कुछ प्रॉफिट लेके, या फिर कह सकते हो कि एक रेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो मान लो 10% है, 100 करोड़ में 10% है, तो 110 करोड़ रिलायंस को मिल जाएगा। ठीक है, 90 दिन बाद ये क्या करेगा, SBI को वो जो CD है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। तो आपको ये याद रखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, एक बैंकों का है और किसी कॉर्पोरेट कंपनी का है। ठीक है, जब ये कब होता है, जब बैंकों को लोन चाहिए, और लोन जो तब जब लोन चाहिए जब कॉर्पोरेट से तब लेगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब रिलायंस के पास वो अगर गया या किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास गया तो वो कब गया होगा, मे बी RBI के पास गया होगा, तो मे बी RBI उस समय उतना अमाउंट नहीं देने का दे सकता होगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट है कौन देगा, बड़ा बड़ा कंपनी ही देती है। ठीक है, तो ये जो इवेंट हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये क्या है, प्रोमिसनरी नोट है जो कि मनी मार्केट के अंदर आती है। ठीक है, और ये जो सारा पॉइंट है आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कमर्शियल पेपर क्या है। वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या हो रहा था, बैंकों को पैसे की जरूरत थी तो वो जा रहा था कॉर्पोरेट कंपनी के पास।
अब क्या है देखो, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 डेज होता है, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। और इसका जो मल्टीपल होता है ये आपको याद रखना है, उसका 1 लाख मल्टीपल्स था, कमर्शियल पेपर का 5 लाख एंड मल्टीपल्स हो रहा है, ठीक है। मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझो, रिलायंस नीड मनी फ्रॉम TCS, देन रिलायंस विल इशू CP एज ए प्रोमिसनरी नोट। अब क्या है, वहाँ पे बैंकों को ज़रूरत था तो रिलायंस के पास जा रहा था, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जा रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कमर्शियल पेपर में, जब मान लो रिलायंस का ज़रूरत है, रिलायंस को पैसे की ज़रूरत है और वो किसी बैंक के पास उसे पैसा नहीं मिला और वो चाहता है कि अब TCS के पास जाए और बोले कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो 100 करोड़ का लोन चाहिए इसे, तो ये डायरेक्ट अप्रोच TCS के पास नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना। और सारा जो मनी मार्केट है तो वो तो आपका किसके अंदर आता है, जितना भी मनी मार्केट है वो तो RBI के अंदर आता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना कि बैंक का तो इन्वॉल्वमेंट होना ही होना होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, CD में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बैंक तो खुद इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, तो रिलायंस क्या करेगी, SBI के पास जाएगी, ठीक है, या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SBI के पास जाएगी, ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जा सकती हैं और ये बोलेगी कि मुझे 100 करोड़ का ज़रूरत है। तो SBI अप्रोच करेगा TCS के पास और TCS देन इसको SBI को देगा और SBI क्या करेगा, वापस रिलायंस को दे देगा, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा, जहाँ की जैसे कि मान लो 100 करोड़ इसे चाहिए तो TCS क्या बोलेगा, चलो 100 करोड़ तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, एक प्रोमिसनरी नोट आपको भी लिख के देना है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तब TCS क्या करता है, इसे क्या करता है, 100 करोड़ इसे दे देता है, ठीक है। फिर 100 करोड़ इसे इसके पास आ जाता है, रिलायंस के पास। मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद रिलायंस वापस करेगा, ठीक है, रिलायंस वापस करेगा। कमर्शियल पेपर जो SBI के पास है, ठीक है, सॉरी TCS के पास है, वो अगेन यहाँ पे मतलब इंटरचेंज होगा। तो जैसे ही कमर्शियल पेपर आपके पास इसके पास आएगा, रिलायंस के पास आएगा, फिर क्या करेगा, ये जो मनी था मतलब मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही तो इसके पास आएगा कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो इसमें भी मान लो 10% इंटरेस्ट लगता है। तो जो रिलायंस क्या करेगा, जहाँ 100 करोड़ था 100 करोड़ की जगह में 110 करोड़ यहाँ पे TCS को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कमर्शियल पेपर में आपको याद रखना, और ये जो सारा पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कमर्शियल पेपर और CD में, वहाँ पे बैंकों को पैसा चाहिए होता है कॉर्पोरेट से, यहाँ पे कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए होता है कॉर्पोरेट को, ठीक है। तो ये जो CD है और CP आपको यहाँ से बिल्कुल मतलब क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हुआ होगा इससे पहले अभी तक इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस तरह का अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स मिस है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको डाउट लग रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ भी एक डिस्कस चैनल है वो लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह का भी अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे बता सकते हो। अब आगे देखते हैं, ये देखो बैंक रेट हो गया। मैंने क्या बोला कि बैंक रेट, देखो पहले डेफिनेशन में जाते हैं। बैंक रेट आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन और आते हैं, आपसे पूछ दिए जाते हैं कि जैसे कुछ रहेगा, मान लो 4 ऑप्शन है, ठीक है, रेट दिया रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर देगा कि विच रेट आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, ठीक है, तो आपको आंसर करना होता है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द RBI फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स और फंड्स टू द बैंकिंग सिस्टम। जैसे कि रेपो रेट है, इसमें क्या होता है, RBI किसी बैंकों को अगर फंड करती है, लोन देती है, तो उसे क्या होता है, रेपो रेट कहता है, और वही चीज़ क्या हो गया, बैंक रेट हो गया। फर्क बस यही है कि बैंक रेट जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, और रेपो रेट हो गया या फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया, वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। ये आपको याद रखना है। लॉन्ग टर्म आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म आपको याद रखना है। ये लॉन्ग टर्म जो हो जाता है ये आपको बैंक रेट हो जाता है, और शॉर्ट टर्म जो हो गया आपको रेपो रेट हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बस, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट रेट आखिर क्यों है, ठीक है। मान लो
कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है और ये आरबीआई है, ये आरबीआई है। अब इस कंपनी का नाम मान लेते हैं टीसीएस, ठीक है। अगेन इसे 100 करोड़ चाहिए, ठीक है, इसे 100 करोड़ चाहिए किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई बोलता है, तो ये जो टीसीएस है ना, ये क्या करता है, कोई भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाता है, जैसे कि मान लो कोई भी, मान लो सीडी लेके जाता है या फिर सीपी लेके जाता है, तो या फिर ट्रेजरी बिल्स लेके जाता है, ठीक है, कुछ भी लेके जाता है। तो इसका जो वैल्यू है, जो भी प्रोमिसरी नोट लेके जो जाता है, मान लो इसका जो वैल्यू है वो 100 करोड़ है। टीसीएस क्या बोलते हैं कि मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत है। आप क्या करो, ये जो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या फिर प्रोमिसरी नोट जो भी कुछ भी हो, ठीक है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी हो, ठीक है, तो ये क्या करो, टीसीएस कहती है आरबीआई से कि आप इसे रखो, टी बिल्स रखो, ठीक है, मान लो टी बिल्स ही हैं, ठीक है, ये रखो और मुझे 100 करोड़ अभी दे दो। तो आरबीआई क्या कहती है कि मैं 100 करोड़ तो नहीं दे सकता हूँ, मैं 99 करोड़ आपको दे सकता हूँ, ठीक है, इतना दे सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो जो 1 लाख का जो डिफरेंस हो जाएगा ना, 1 लाख का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, तो मतलब 1 लाख में क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट रेट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? देखो, अगर मान लो टीसीएस, यहाँ पे एक बार फिर से समझो, टीसीएस को पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाता है, मतलब एक सर्टिफिकेट लेके जाता है, वो आरबीआई को दे देता है, ठीक है। वो कहता है कि ये सर्टिफिकेट आप रखो, ठीक है, जब इसका मैच्योरिटी होगा तो पैसा आपको मिलना है, ठीक है। तो ये 100 करोड़ इसे ज़रूरत होता है टीसीएस को। तो आरबीआई कहता है कि अभी तो मैं 100 करोड़ नहीं दे सकता हूँ, आपको मैं 98 या 99 दूंगा। तो जो पैसा बच जाता है, तो यहाँ पे अगर 98 है तो क्या होगा, 2 लाख का यहाँ पे डिस्काउंट बनेगा, यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे 1 लाख का डिस्काउंट बनेगा। तो इसलिए जो बैंक रेट होता है ना, इसमें आपको जो नोट होता है या फिर आपके पास कुछ भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, वहाँ पर आप आरबीआई के पास रख सकते हो, जिसमें कि आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब डिस्काउंट कहने का मतलब ये कुछ, मतलब पूरा अमाउंट आपको नहीं देगा, क्योंकि टीसीएस को इमरजेंसी में ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं आपको 99 ही दूंगा, 99 करोड़ ही दे पाऊंगा, ठीक है। तो जो 1 लाख बच गया वो आपका डिस्काउंटेड रेट हो गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इसे जो बैंक रेट होता है इसको डिस्काउंट रेट कहा जाता है, ठीक है। और रेपो रेट भी क्या है, आपको याद रखना है कि आरबीआई किसी रेट में बैंक को लोन देती है, तो वो क्या हो गया, रेपो रेट हो गया। फर्क बस यही है, बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म्स एंड रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ पे इस तीनों जो इवेंट है, ठीक है, मनी मार्केट का ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि जो कॉल मनी है, ठीक है, आपको बताना है उसमें ड्यूरेशन क्या है, कुछ दे देगा आपको ऑप्शन में, कुछ ड्यूरेशन दे देगा कि कॉल मनी में अब क्या ड्यूरेशन होता है। दूसरा, इंटरव्यू में भी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, कि नोटिस मनी में टाइम पीरियड के जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है। तो कॉल मनी हम क्या कहते हैं, तो ये तीनों इवेंट तो आपको ये याद रखना है ना, वो जो चार्ट में बताया हूँ शुरू में, उससे आपको तो ये याद रखना कि ये कब होता है, जब किसी एक बैंक को, मान लो ये यहाँ पे मान लो ये एसबीआई हो गया, ठीक है, ये एसबीआई हो गया। अब एसबीआई यहाँ पे हो गया, मान लो ये पीएनबी हो गया, ये हो गया पीएनबी। अब एसबीआई को अगर लोन चाहिए किससे, पीएनबी से, या फिर पीएनबी को लोन चाहिए एसबीआई से, ठीक है। मतलब बैंकों के बीच में लोन देना होता है, फंड्स को लेन देन होता है, तब ये जो सारा इवेंट होता है, ये चीज़ अकर होता है, ठीक है। ये जो सारा टॉपिक है, तीनों टॉपिक है, ये कब होता है, जब बैंकों के बीच में फंड का लेन देन होता है, या फिर कोई एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है, ठीक है। तो कॉल मनी क्या हो गया, इट इज बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर 0 to 1 day। एसबीआई क्या बोलता है, देखो कोई कस्टमर है, ठीक है, या मान लो आप गए, आपको क्या चाहिए था, एसबीआई के पास जाते हो, एसबीआई को बोलते हो कि मुझे बिजनेस करना है, 100 करोड़ मुझे ज़रूरत है। तो उस वक्त जब आप गए तो एसबीआई के पास 100 करोड़ मौजूद नहीं है, उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो एसबीआई तुरंत कांटेक्ट करेगा पीएनबी के पास। ये पीएनबी ऐसा फिक्स नहीं है, किसी भी बैंक से जो इसके मतलब लगता है इसे एसबीआई के पास कि इसके पास होगा, या फिर एक कह सकते हो कि हाँ कांटेक्ट अच्छा हो, तो मान लो पीएनबी के पास अप्रोच करता है, ठीक है।
मतलब SBI के अकॉर्डिंग कौन ठीक लगता है, वो कोई भी कमर्शियल बैंक के पास जा सकता है, ठीक है। तो SBI क्या करेगा, PNB के पास जाएगा, वो बोलेगा 100 करोड़ मुझे चाहिए। तो ये बोलेगा PNB कि आप कब लौटा दोगे, तो ये बोलेगा मैं 6 घंटे के बाद लौटा दूंगा। तो अब देखो, तो जो ड्यूरेशन पीरियड क्या हो गया, 0 to 1 डेज। तो ये जो हो गया ना, 0 हो गया, ये जो 0 लिखा हूँ, 0 डेज जो है, 0 मतलब क्या, मतलब कुछ घंटे के लिए लिया, वो बोल रहा है कि 6 घंटे के बाद मैं दे दूंगा। तब क्या होता है, कॉल मनी होता है, ठीक है, ठीक है। तो सेम इवेंट हुआ, यही सब चीज़ होगा। फिर PNB अगर पूछता है कि आप कब दोगे पैसा, तब बोलता है कि मैं 2 दिन के बाद दूंगा, तब क्या हो जाता है, नोटिस मनी हो जाता है। अगर PNB कहता है कि मैं 15 दिन 16-17 दिन के बाद दूंगा, 1 साल है ना, तो बोलेगा 3 महीने के बाद दूंगा, तब क्या होता है, टर्म मनी होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ड्यूरेशन से हम लोग ये तीनों टर्म का डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। SBI क्या करेगा, PNB के पास जाएगा, PNB से कुछ पैसे लेगा। तो ये मतलब कितने घंटों के लिए लेगा, कितने दिनों के लिए लेगा, वो इस डिफिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। ये तीनों आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे और आगे कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बस ये याद रखना है कि ये जो तीनों इवेंट होता है, या ये जो तीनों टॉपिक है, ये कब होता है, जब बैंकों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर बैंक को किसी दूसरे पर्टिकुलर बैंक से लोन लेना होता है, तभी ये सारा इवेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या है, जो बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें कंफ्यूजिंग चैप्टर है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसे समझो, ठीक है, ध्यान से इसे समझने की कोशिश करो। पहले इसके डिफिनेशन में जाते हैं, फिर रियल लाइफ में आपको इस बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन आप जान जाओगे, क्योंकि जितना भी मैं अभी इससे पहले जितना भी अभी डेफिनेशन दिया हूँ, सब रियलिटी में दिया हूँ, कि जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि आप रट्टा मारोगे तो वो भूल जाओगे ना, क्योंकि फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो याद नहीं रहेगा आपको, वो दिमाग से निकल जाएगा। याद ऐसे करना है रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके, जिससे कि आपको याद रहे। तो क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना, ये आपको पूछ देता है कि व्हाट इज M in WMA, ठीक है, ये आपको पूछ देता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा क्या था, MSF, इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे भी पूछ देगा आपको F का मतलब क्या है या फिर S का मतलब क्या, तो इस तरह का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखो, इट इज़ द फैसिलिटी फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू बोरो मनी फ्रॉम RBI फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये याद आपको रखना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। WMA कब होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन अगर लेती है सेंटर को या फिर स्टेट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो RBI के पास जाती है और कहती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, और तब क्या करता है, RBI क्या करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल से कम के लिए, 3 महीने से कम के लिए, मतलब 90 डेज से कम के लिए क्या करती है, RBI सेंटर या स्टेट को पैसे देती है। और ये कब होता है हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। These borrowing are meant to fill temporary mismatches in cash flows। सरकार के पास कभी कभी क्या होती है, पैसे की जो कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो टेम्प्रोरी मिसमैचेज होता है ना, उसको फिलअप करने के लिए ये WMA किया जाता है, ठीक है। अब ये टेम्प्रोरी मिसमैच क्या है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहले आप डिफिनेशन पे देखो, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन WMA इज द रेट ऑफ RBI's रेपो रेट। और जो WMA में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, RBI का रेपो रेट के इक्वल होता है, मतलब जो भी रेपो रेट हो गया वो WMA होता है, ठीक है। द WMA लोन्स हैव ए 3 month टेन्योर, और जो इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब टाइम लिमिट होता है, क्या होता है, 90 डेज होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि हाल में क्या हुआ था, इस तरीके से समझ सकते हो। WMA सरकार को पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि मान लो 2020 में क्या हुआ,
सभी जानते हो कोविड हुआ। अब डायग्राम उतना अच्छे से नहीं है तो डायग्राम आपको ध्यान नहीं देना है, मेन आप समझ पाते हो कि नहीं वो मेन मकसद है ना, ठीक है। तो कोविड आया 2020 में, कोविड आया तो मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, मान लो कॉटन इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्री है किसी भी स्टेट में, या फिर जो कॉटन इंडस्ट्री है, देखो सेंटर या स्टेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री क्या है, इसमें से जो हमेशा जो टैक्स जो दिया जाता है ना सरकार को, या मान लो अगर किसी स्टेट में है, देखो अगर स्टेट का बात करें तो अगर मान लो किसी स्टेट में है, मान लो राजस्थान में ये कोई कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री है, तो जो कॉटन इंडस्ट्री जो टैक्स देती है राजस्थान सरकार को, तो वो क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण तबाह हो गया है, मतलब कि थोड़ा इसमें जो कॉटन इंडस्ट्री वो क्या है, रुक गई है, ठीक है। तो हम लोग सेंटर का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो कि सेंटर को जो टैक्स देती है कॉटन, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री जो सेंटर को टैक्स देती होगी वो बहुत ज़्यादा था एज यूजुअल समय में, मतलब 2020 में नहीं, उससे पहले जब नॉर्मल चीज़ें हो रही थी तब आपको कॉटन इंडस्ट्री अच्छा खासा सेंटर को टैक्स दे रही थी, ठीक है। तो जब कोविड आया तो कॉटन का इंडस्ट्री का जितने भी वर्कर हैं, ठीक है, जितने भी वर्कर हैं वो क्या हुआ कि इन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जब इंडस्ट्री क्या हुआ, बंद हो गया, कोविड के कारण इंडस्ट्री क्या हो गया, बंद हो गया। जब इंडस्ट्री बंद हो गया तो कंपनी क्या बोलती है कि मैं आप लोगों को पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो क्या हो गया, ये सब अनएम्प्लॉयड हो गया, ये सब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। तब जब ये इंडस्ट्री बंद हो गया, ये अनएम्प्लॉयड हो गया, तब क्या हुआ, ये जो कॉटन इंडस्ट्री है ये तो बर्बाद हो रहा है ना, ये तो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एक रेपुटेटेड, मतलब क्या कह सकते हो कि एक अच्छा खासा इंडस्ट्री जो कि अच्छा खासा इनकम देती थी, जिससे कि नौकरी जनरेट करती थी, ठीक है, लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉय करती थी, ठीक है, सरकार को टैक्स देती थी, वो तो बंद हो गया कोविड के कारण। तब इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, किसके जरिए, WMA के जरिए लोन लेती है। मान लो 100 करोड़ का लोन लेती है 90 दिनों के लिए, ठीक है, मान लेते हैं 90 दिनों के लिए लोन लेती है। तो ये जो 100 करोड़ है ये क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, सेंटर को दे देता है। अब सेंटर क्या करता है, इस कॉटन इंडस्ट्री को पैसे डायरेक्ट नहीं देती है, एक तरीके से, एक स्टेप बाय स्टेप इस तरीके करती है कि इस इंडस्ट्री को बचाया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री को नहीं बचाया जाएगा तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं तो एक एग्जांपल लिया हूँ ना, ये सिर्फ कॉटन का इंडस्ट्री लिया है, ऐसे 100 कंपनी हैं जो कि गवर्नमेंट को कोविड के कारण बचाना पड़ता है उसे पैसे दे के, ठीक है, ताकि उसका एम्प्लॉय भी बना रहे, इंडस्ट्री बंद ना हो, ठीक है, क्योंकि कोविड है तो एक समय आएगा, नॉर्मल तो हो ही जाएगा ना। अब 2020 में जब कोविड आया, अब इसे हेल्प नहीं करोगे ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो पूरा जीवन के लिए बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 साल इसे ये किया जाता है कि इसे फाइनेंशियली हेल्प करके बचाया जाता है। तो जब गवर्नमेंट इस केस में पैसे लेती है तो क्या होता है, WMA होता है, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो WMA कब होता है, जब सेंटर को या स्टेट को पैसे चाहिए अपने लिए नहीं, वो उस केस में लिए चाहिए जबकि टेम्पोररी मिसमैचेस होता है कैश फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्पोररी मिसमैचेस है वही चीज़ हुआ, या ये तो कॉटन की इंडस्ट्री में है, या फिर कभी कभी होता है कि जो लिक्विडिटी होता है मार्केट में वो भी कमी हो जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है, कमी हो जाता है। और जब पैसे जब मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, इकोनॉमी रुक जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी सेंटर को ये चीज़ों पे ध्यान देना होता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है टेम्पोररी मिसमैचेस, जो कि आपको इंडस्ट्री को भी कवर करता है और जो मैं बताया कि कैश फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। WMA कब होता है, तब होता है जब सेंटर और स्टेट को पैसों की ज़रूरत होता है, वो RBI के पास जाता है, WMA के जरिए वो पैसा लेता है। क्यों लेता है ये यहाँ पे बता दिया। और एक न्यूज़ है, जैसे कि आप इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे तो आपको याद रहना चाहिए ना कि WMA क्या है। तो ये चीज़ एक न्यूज़पेपर कटिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो न्यूज़ है यहाँ पे, RBI said it has revised the WMA scheme of states and union territories based on recommendation of the advisory committee on WMA to state government. The WMA limit arrived at by the committee based on total expenditure states works out 47,010 crore. As the effect of COVID-19 pandemic is still prevalent, the existing interim WMA limit 51,560 crore for states and UTs shall continue for 6 months up to September 30, 20, it is said in statement. ठीक है, ये कहता है कि जो कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण क्या किया है, इसका जो टाइम लिमिट है जो कि सितंबर से पहले हो रहा था 90 डेज में आपको होता है ये टेन्योर इसका, तो ये क्या किया है कोविड-19 के कारण, जो कि यहाँ पे लिखा है कि स्टिल प्रिवेलेंट, ये क्या किया है कि वो जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है और अमाउंट भी क्या किया है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ न्यूज़ है जो आपको एग्जाम में आता है, तो करंट अफेयर्स इस तरीके से आएगा कि सरकार ने कितने अमाउंट तक जो WMA है लिमिट बढ़ा दिया, तो आपको याद रखना है कि 51,560 करोड़। तो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि अभी भी यही होगा, आप चेक कर लेना कि अभी क्या रिसेंट में है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टी बिल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे टी बिल्स क्या है या फिर ट्रेजरी बिल्स क्या है, ये भी सब क्या है प्रोमिसरी नोट ही है, आपको ये सब याद रखना है। अब प्रोमिसरी नोट क्या है, सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। ठीक है, ये इसके अंदर आता है, आपको ये चीज़ भी सेक्शन 4 तो याद रखना ही है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। एज ए प्रोमिसरी नोट विथ गारंटीड रीपेमेंट एट ए लेटर डेट, और ये गारंटी किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर डेट में वो आपको रीपेमेंट कर देना है। फंड्स कलेक्टेड थ्रू सच टूल्स आर टिपिकली यूज्ड टू मीट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्यों होता है, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होता है, उसका पैसे की कमी हो जाता है, तब ये जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है ना, उसे पूरा करने के लिए टी बिल को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, हैंस टू रिड्यूस द ओवरऑल फिजिकल डिफिसिट ऑफ ए कंट्री। और जो मेन मकसद होता है ना टी बिल का क्या है कि जो कंट्री का जो फिजिकल डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट मतलब क्या, राज्य को से घाटा जो होता है ना, कहते हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ठीक है, ये कहावत है ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ये चीज़ को कमी करने के लिए, मान लो जब देश का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है इनकम से, तब ये जो होता है फिजिकल डिफिसिट होता है। ठीक है, तो इसको कमी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक टी बिल लॉन्च करती है। ये हम लोग प्रैक्टिकल में भी जानेंगे। ठीक है, अभी बस अब डिफिनेशन को समझो। और जो मैच्योरिटी पीरियड होता है टी बिल्स का 91 डेज, 182 बस इंटू कर दिया ना है, 2 से इंटू किया है तो 182 डेज हो गया, फिर यहाँ से 2 से इंटू किया है तो इसको 364 डेज हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है टी बिल्स का क्या होता है, 364 डेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है व्हाई डज गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं बताया कि किसी वश, ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना, ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब किसी कारणवश क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगी, एक इशू करेगी। क्या इशू करेगी, एक ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी। ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी। टी बिल्स इशू करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर, मान लो इसे 100 करोड़ की ज़रूरत है, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ कारण में नहीं जाएंगे, क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकता है कोविड के कारण कुछ चीज़ें खराब हो गई, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो बहुत सारे कारण हो सकता है। सीधा आपको समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 करोड़ की ज़रूरत है, तब ये क्या करती है, टी बिल्स एक लॉन्च करती है। ठीक है, टी बिल्स क्या है, एक प्रोमिसरी नोट ही है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था उस तरीके का। तो ये चीज़ क्या होता है,
तो सर उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल आदमी ये सब चीज़ नहीं खरीद सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मान लो 100 करोड़ है ना, तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, टी बिल लॉन्च की, मान लो कितना, मान लो 10, ठीक है, 10 टी बिल लॉन्च किया, चलो 5 टी बिल लॉन्च किया, ठीक है, 5 ठो, ठीक है, ये 5 टी बिल लॉन्च किया। वैसे और भी करती है, बस एग्जांपल के तौर पे समझ लो, ये 5 ही किया, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। अब एक टी बिल का जो कॉस्ट है क्या है, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, ये भी 20 करोड़ हो जाएगा, ये भी 20 करोड़ हो जाएगा, तो हो गया ना। देखो ये जो 20 करोड़ हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा क्या ज़रूरत था, तो उसने क्या किया, 100 करोड़ का ज़रूरत था, तो वो क्या किया, एक इशू किया टी बिल्स और उसे मार्केट में दे दिया। अब हम जैसे इंडिविजुअल हुए, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ डायग्राम में मत जाना, क्योंकि डायग्राम उतना मेरा अच्छा नहीं है, तो बस आपको समझना है कि क्या है, ठीक है। तो हमारे जैसे, आपके जैसे लोग या फिर किसी बिग कंपनी ने क्या किया कि ये गया है, इसे खरीद लिया, ठीक है, इसके सबको खरीद लिया, ठीक है। अभी जब खरीद लिया तो इसके पास 100 करोड़ आ गया ना, किससे, टी बिल से आ गया। जब टी बिल से 100 करोड़ आ गया तो सरकार के पास भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो 100 करोड़ आ गया ना, तो जितना सरकार को चाहिए था 100 करोड़ वो तो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके अकॉर्डिंग, टी बिल के जरिए, टी बिल के जरिए आ गया, और ये लोग के पास चला गया, ये लोग के पास क्या चला गया, टी बिल चला गया, ठीक है। अब मान लो जो मैच्योरिटी पीरियड था कितना था, मान लो 364 डेज का था, तो 364 होता है, तब ये क्या करेगा, वापस आएगा, अपना ट्रेजरी बिल जो है दे देगा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। और इसमें से कुछ जो क्या कह सकते हो, एक तरह का प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा, अलग अलग रेट होते हैं, तो कुछ भी प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे 100 करोड़ था, सभी को क्या मिल जाएगा, जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो 110 करोड़, मान लो 10% का प्रॉफिट होता है, तो 110 करोड़ सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत समझना कि 100 करोड़ में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग अपना ये है, ठीक है। तो बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके का, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 इशू होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया कि जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो 100 करोड़ की मान लो ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, एक ट्रेजरी बिल इशू करेगा, टी बिल इशू करेगा, टी बिल का जो कॉस्ट होगा वो 100 करोड़ का होगा, तो वो मान लो 5 टी बिल जनरेट करता है, जिसका कि एक टी बिल का दाम 20 करोड़ है, तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। और ये जो सारा इंडिविजुअल है वो खरीद लेगा इसे, तो 100 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा, किसके जरिए, टी बिल से, टी बिल के जरिए आ गया, तो यहाँ पे 100 करोड़ सरकार को हो गया, ये अपना काम पूरा कर लेगी, ठीक है। और ये जब जो मैच्योरिटी पीरियड इन लोगों का खत्म होगा, तो ये जहाँ 100 करोड़ है उसको 110 करोड़ दे दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखना, और ये जो सारा पॉइंट है आपको, ये टी बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है आपको याद रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर भी किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो PDF होगा वो मैं, जो PDF होगा इसका वो मैं टेलीग्राम में दे दूँगा आप लोग, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ये जो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो लोग नए हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अभी तक नहीं किया हो तो, और किसी तरह का भी डाउट हो, ठीक है, बेहिचक पूछना है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।